वेलकम बैक क्लास 8। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था स्टोरी राइटिंग के बारे में। स्टोरी राइटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स बना के आपको बताए थे कि कैसे आपको स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए या करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बुक खोलते हैं और उस चीज़ को रट के अपना काम जो है फिनिश कर लेते। कोई भी चीज़ जब हम सीख लेते हैं तो उसको करना और भी आसान हो जाता है बजाय रटने के। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर स्टोरी राइटिंग करके बताऊंगी। स्टोरी राइटिंग इन सेंस कि आपको लॉयन एंड माउस की स्टोरी जो खुद बना के बताऊंगी कि कैसे हम आसानी से एक स्टोरी जो है डेवलप कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब टाइटल लिख दिया द लॉयन एंड द माउस। आपको पता चल गया इसमें एक लॉयन है और एक माउस है। ठीक है, हमारी टाइटल जो है वही बता रहा है हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पे। एक बार एक लॉयन था। वंस देयर वाज अ लॉयन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आती है? एक बार एक चूहा एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो एक दिन, वन डे, a lion was sleeping under a tree। अब ये देखो was past tense में आया, ये past tense में आया, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ एक चूहा आया। तो क्या लिखेंगे? A mouse came there। और उसकी बॉडी पर चढ़ना शुरू कर दिया। और तो एंड climbed up on his body। हिज यहाँ पे हिज किसके लिए है? लॉयन के लिए। उसके बाद क्या हो गया? द लॉयन जो शेर था वो जग गया। द लॉयन वॉक अप। आप कच्ची नींद से किसी को जगा देंगे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। ही गॉट एंग्री। मैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बना रही हूँ, देख रहे हैं आप कितने कम 5 to 10 वर्ड्स के अंदर सेंटेंस बन रहे हैं। फर्स्ट लाइन देखिए 1 2 3 4 5, ओनली 5 वर्ड्स में एक सेंटेंस बन गया। हम यहाँ पर भी देख लें, द लॉयन वॉक अप 4 वर्ड का सेंटेंस है। ही गॉट एंग्री 3 वर्ड का सेंटेंस है। यानी कहने की बात यह है कि आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में अपनी बात को रखिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से ये होगा कि आपको ये क्लियर रहेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट है, इसके साथ मुझे ये वर्ब लगानी है, नेसेसरी है तो वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, वॉज या वर। देन अगर नहीं नेसेसरी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस में जो सब्जेक्ट सेंटेंस था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं। ही गॉट एंग्री, देन फिर आता है ही caught the mouse in his paw। ये होता है पंजा, पॉ मतलब। ठीक है, he was ready
to kill it. The mouse begged for mercy. The mouse promised to help him in need. ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि एक शेर सो रहा था। एक दिन एक शेर था, एक पेड़ के नीचे सो रहा था। चूहा आया, उसकी बॉडी पर चढ़ने लगा। शेर की नींद खुल गई या शेर जाग गया। उसने चूहे को अपने पॉ के अंदर दबा दिया और उसको मारना चाह रहा था, लेकिन चूहा जो है वो, माउस जो है वो उसको माफ़ी मांगने लगा, बेग्ड करने लगा, बेग्ड फॉर कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। और उसने एक प्रॉमिस भी किया कि जब भी उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तब वो काम आएगा। अब यहाँ तक ये बात हो गई। एक पार्ट ऑफ सीक्वेंस, उस दिन का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब स्टोरी दूसरे लेवल पे जा रही है कि उसके बाद एक दिन क्या हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होंगे तब हम उस अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब हम अगला दिन ले रहे हैं तो हम यहाँ से पैराग्राफ बना के लिखेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन की आधी लाइन छोड़कर हम स्टार्ट करेंगे, ताकि ये सीक्वेंस पता चल जाए कि ये पहले का पार्ट था और ये हमारा एंड पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है। ठीक है, फिर से वन डे, फिर एक दिन। वन डे द लायन was caught in net. अब इसमें आगे आप और ये भी लिख सकते हैं, वन डे द हंटर केम इन द फॉरेस्ट, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि द लायन वॉज कॉट इन द नेट। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो आप सेंटेंस जितने बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस आप छोटे छोटे बनाएं ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो। क्योंकि जब हम ग्रामर के पेपर की बात करते हैं ना, जब हम ग्रामर के टॉपिक्स को लेते हैं तो ग्रामर के पेपर में जो गलतियां निकलती है वो ग्रामेटिकल ही निकाली जाती हैं। जैसे साइंस या सोशल में आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम जब प्रॉपर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश का ग्रामर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। He tried to free himself, but it vain. At last, he roared loudly. The mouse heard it and came there. It began to cut the net. The lion became free. Moral:
डू गुड, फाइंड गुड। अब ये आपकी स्टोरी है यहाँ पर, ठीक है। हम वापस बैक में चले जाते हैं। अब मैंने बात की थी पास्ट टेंस की, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए पास्ट टेंस कैसे यूज होता है। वन देयर वॉज ए लॉयन, वन डे अ लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, द माउस केम देयर एंड climbed up on his body, the lion woke up, he got angry, he caught the mouse in his paw, he was ready to kill it, the mouse begged for mercy, the mouse promised to help him in need. One day the lion was caught in the net. He tried to free himself, but it vain. At last he roared loudly. The mouse heard it and came there. It began to cut the net. The lion became free. अभी जितनी भी मैंने अंडरलाइंस की हैं वहाँ क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है? मैंने पास्ट टेंस में कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की है सिवाय वॉज और वर्ब की सेकंड फॉर्म के। एक या दो सेंटेंस में मैंने वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ की होगी, लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आप सिर्फ सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हुए भी अपनी अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया और कैसे बनाते हैं ये भी समझा दिया। अब आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ बुक की हेल्प नहीं लेनी है, बुक की हेल्प लिए बगैर आप हिंदी में स्टोरी पढ़ लीजिए बुक से, देन फिर उसको अपने वर्ड्स में छोटे छोटे वर्ड्स में बनाने की कोशिश कीजिए। होप सो कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टोरी राइटिंग का और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व प्रकरण में संधि प्रकरण में 6 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि और उसके प्रमुख नियम, उसके आधार पर अपन ने देख लिया था। आज हम विसर्ग संधि पर अपन बातचीत करेंगे। विसर्ग संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके नियम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन के बाद तीसरा प्रकार है संधि का विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का चिन्ह आता है ये। इस विसर्ग संधि के इस चिन्ह के साथ ही पता लगता है कि इसमें विसर्ग संधि है। अगर अन्यथा कहीं कहीं विसर्ग का लोप भी होता है और कहीं विसर्ग लगता भी है, ये हमें ध्यान रखना ही मुख्य है। तो स्वरों का स्वरों के मेल को स्वर संधि, स्वरों व्यंजन का स्वरों के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। यहाँ कुछ हम नियम देखते हैं। तो जैसे दू धन गुण शब्द में दुर्गुण बना, इस प्रकार दुर्घटना, दू धन घटना, दुर्घटना शब्द बना इस प्रकार। तो यहाँ पर दू धन गुण, अगर ऊ के बाद अन्य कोई व्यंजन आता है तो र हलंत में बदल जाता है ना, विसर्ग, ये ध्यान रखना है। दू धन घटना में घ दूसरा आया तो यहाँ पर दुर्घटना शब्द बना। इसी प्रकार निधन अक्षर,
नी विसर्ग के बाद अक्षर शब्द जुड़ता है तो निरक्षर शब्द बना। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर नी ई के बाद में अगर अ आता है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर ये र बन जाता है, निरक्षर शब्द बना। इस प्रकार दुस्साहस, दो विसर्ग के बाद साहस शब्द आता है तो दुस्साहस शब्द बना। तो यहाँ दो ऊ लगा है, विसर्ग से पहले ऊ है, इसके बाद अगर स आता है, स जो है हमारा कौन सा है, दंत वर्ण है ना, तो दंत वर्ण स आता है तो इस विसर्ग का स हलंत में बदलना, आधा स हो जाता दुस्साहस। अगर दूधन परिणाम, दूधन परिणाम शब्द आ गया, दूधन परिणाम शब्द आ गया। अगर विसर्ग के बाद पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और बाद में अगर प हो तो या क या प हो तो वह प जो है तो वहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो जाता है। ये भी नियम है हमारा, श हलंत। तो नया शब्द बनेगा दुष्परिणाम। इस प्रकार संधि प्रकरण के प्रमुख नियम हैं, इसके बारे में अपन आगे बढ़ें। तो नियमों में देखें, तो विसर्ग संधि, अब देखें विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में, स्वर संधि में क्या देखा था, स्वरों का स्वरों के साथ मेल था। व्यंजन संधि में क्या देखा था हमने कि व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल था, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन का भी हो सकता है। स्वर और व्यंजन दोनों का मेल विसर्ग के साथ होता है, वहाँ जो विकार उत्पन्न होगा, अर्थात विकार अर्थात या तो विसर्ग लगेगा या विसर्ग क्या होगा, हटेगा, तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में, ध्यान रखना, यदि पहले शब्द के अंत में, पहला शब्द क्या है, उसके अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, विसर्ग लगा हुआ आता है, विसर्ग ध्वनि, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुःख, इस प्रकार जो विसर्ग लगता है तो उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन, उसके बाद में जो स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, उनके साथ जो मेल होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना, व्यंजन और स्वर का मेल होना, ऐसी स्थिति में प्राय कुछ न कुछ ध्वनि में विकार हुआ, अर्थात विकार होना, या तो विसर्ग का हट करके नया शब्द में परिवर्तन होना, विसर्ग के स्थान पर अन्य शब्द आना, वही विसर्ग संधि कहलाता है। संस्कृत में विसर्ग संधि से बने हुए शब्द बहुत हैं, बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग आए दिन आज हिंदी भाषा में करते हैं। तो वे जो शब्द हैं संस्कृत से तत्सम शब्द है ना, फिर तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द पढ़ते हैं अपन, तो जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, वो उससे बने हुए जो शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों होता है। आज जैसा भी हिंदी में प्रयोग होता है, विसर्ग संधि को जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत में जो विसर्ग संधि से बने हुए शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हिंदी में होता है, उनको, जैसे प्रातः काल, तो हम प्रातः काल में प्रातः काल नहीं लिखते, प्रातः काल लिखते हैं, प्रायः लिखते हैं, दुख लिखते हैं। ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में हम जैसे के तैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, उनका अलग से कोई नियम नहीं रखते उनका शब्द हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है, जो संस्कृत भाषा जो है, उसी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी हुई है। तो संस्कृत भाषा जननी है हिंदी भाषा की, तो उसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में भी संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों पर बात करें तो पहला नियम आता है, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ हो। अब मनः आया,
और बाद में भी अ हो, बाद में अनुकूल का अ है, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। दोनों का विकार किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। या फिर दूसरा भी देखें तो उसी के साथ, तो अ विसर्ग से पूर्व अ हो और इसके बाद कोई घोष व्यंजन, हमने पहले ही भी बताया था घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन घोष व्यंजन क्या है थोड़ा संक्षिप्त दे दें। घोष व्यंजन उसे कहा जाता है जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे क, च, ट, त, प जो हैं उनमें अपना तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण आता है वो सब घोष वर्ण है, और पहला और दूसरा वर्ण आता है वो अघोष होता है। तो अ के बाद घोष व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व आते हैं तो ओ में बदल जाता है। दोनों नियम एक ही है, ये भी आए या फिर विसर्ग से अ हो बाद में भी अ हो तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना। देखिए पहला मनोधन अनुकूल, मनोनुकूल ओ हुआ, मनोधन बल या अ है और बाद में क्या आया घोष व्यंजन प, फ, ब हमारा तीसरा, यहाँ तीसरा तो मनोधन बल का मनोबल हो गया, तपोधन बल का तपोबल हो गया, अन्य धन अन्य का अन्योन्य हो गया, अन्य का अ और अ अन्योन्य हो गया, मनोधन विज्ञान का मनोविज्ञान हो गया, और मनोधन अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो मनोधन अभिराम मनोविराम। तो यहाँ दोनों नियम ध्यान रखने हैं कि एक नियम तो हमारा था कि विसर्ग संधि में अ पूर्व में अ हो, बाद में अ होता है तो भी ओ हो जाता है। यदि अ विसर्ग से पूर्व अ हो, बाद में कोई घोष व्यंजन हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व हो, वहां भी ओ होगा। दूसरा है कि अ के बाद यदि ई अथवा ए स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, ई अथवा क्या आता है विसर्ग से ई अथवा यदि अ के बाद, ये हमारा विसर्ग से पहले अ है और बाद में ई या ए अगर स्वर आते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है और अ ओ में नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या था, अ के बाद में कोई तीसरा, चौथा, पांचवा घोष व्यंजन आ गया, य, र, ल, व आ गया तो यहाँ पर ओ में बदलता था। अ के बाद अ आया तो भी ओ में बदलता था, लेकिन अ के बाद ई या ए स्वर आया तो वहाँ पर ओ में नहीं बदलेगा। यहाँ पर ओ में न बदल करके आगे देखें तो अथ धन एव, तो यहाँ अतः हमने क्या देखा कि यहाँ पर अतः का अ है, लेकिन बाद में क्या ए या ई आया तो उसके लिए अतएव शब्द बना, यश धन इच्छा यशच्चा शब्द बना। इस प्रकार यहाँ पर किसका ओ न होकर के, किसका विकार ओ न होकर के विसर्ग का ही विकार हो गया और विसर्ग हट गया और शब्द पूरा का पूरा आ गया, अतएव और यश इच्छा। इस प्रकार ठीक है। तो यहाँ जो है हमने प्रमुख दो नियमों के बारे में विसर्ग संधि के नियम देखे, आगे से तीसरे नियम के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 8.2 करवा रही थी, जिसमें मैंने आपको 4th क्वेश्चन तक करवा दिए थे, मतलब 3rd तक करवाए थे और 4th मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th तक। क्लियर? तो हम देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट तो आपको ये ध्यान है, क्वेश्चन हमेशा रीड करना, पहले रीड करना कि हमें क्या दे रखा है, कैसे क्या करना है इसको। अब VCR and TV were brought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of the 4% on the VCR and profit of the 8% on the TV. Find the gain and loss % on the whole transaction. इसमें ये बताना है आपको कि एक VCR है और एक TV है, मतलब किसी ने परचेज किए हैं, वो भी 8,000 ईच। 8,000 ईच का मीन्स है कि पर की वैल्यू कितनी 8,000। तो यहाँ पर 2 दे रखी, एक तो VCR भी खरीदा है उसने और एक TV भी परचेज की। क्लियर? तो यहाँ पर 8 दोनों की 8,000 हो गई। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखी, CP दे रखी। क्लियर? अब यहाँ पर ये दे रखा है कि शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ द 4% ऑन द VCR। अब जो शॉपकीपर था उसने अगर उसने सेल किया तो VCR पर उसको 4% का लॉस हुआ और प्रॉफिट TV पर उसको कितना 8% का प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द गेन एंड लॉस % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब आपको ये बताना है कि उसको ओवरऑल डील मतलब दोनों पर मिलाकर कितना % लॉस और प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज, तो पहले हमें क्या करना है, पहले इन दोनों की हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, परचेजिंग प्राइस मीन CP दे रखी है और आपको फाइंड करनी है यहाँ पर SP। ठीक है? तो पहले हमें SP फाइंड करनी होगी कि आखिर में उसने कितने में बेचा।
दोनों को आखिर में उसने कितने में सेल किया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर है आपके 5, ठीक है, 4 तो कंप्लीट हो चुके थे। तो सबसे फर्स्ट लिखना है कि सीपी ऑफ वीसीआर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 8000 रुपीज़ आपको लगाना ही है, क्लियर। अब यहाँ पर इसका लॉस, तो यहाँ पर हम सीपी टाइप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसमें लॉस इसमें लॉस परसेंट है आपके 4%, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब सीपी और परसेंट में अगर लॉस और प्रॉफिट दे रखा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वही 100 प्लस, अब यहाँ पर देखो लॉस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 इंटू और यहाँ पर आ जाएगा सीपी। अब इसको सॉल्व कर दो, 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, अपॉन 100 इंटू सीपी है आपके 8000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 96 अपॉन 100 इंटू 8000, ठीक है। 20 से 20 कर और 96 का 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 6 जा 48 और यहाँ पर आ जाएगा आपके 4 कैरी और यहाँ पर 72, 9 8 से 72 और 72 और 4 तो ये हो जाएंगे 76 और लास्ट का 0। तो इसका मीन इसकी एसपी कितनी हो गई, 7680, ठीक है। ये किसकी हो गई, वीसीआर की, ठीक है, एसपी। अब नेक्स्ट है आपके यहाँ पर, जैसे अब क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट सीपी ऑफ टीवी। अब सीपी ऑफ टीवी कितनी दे रहेगी, पहले हमें अलग अलग फाइंड करना है कि दोनों की एसपी हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी टीवी की कितनी दे रहेगी, सीपी 8000। अब यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको दे रखा है 8%, ठीक है, यहाँ पर 8% दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम एसपी फाइंड कर देंगे। अब एसपी का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैं ये फॉर्मूला आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, फॉर्मूले मेंशन करने जो फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन 100 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीपी, ठीक है। यहाँ पर सीपी आ जाएगा, वही वैल्यू पुट ऑन करो, 100 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 100 प्लस यहाँ पर 8 अपॉन 100 इंटू 8000, ठीक है। ये 8 है ओनली, ये 8 है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 108 और ये अपॉन में 100 इंटू 8000। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 8 को अगर 8 से करोगे तो 64, ठीक है, 6 और 8 को तो यहाँ पर 6 कैरी आ जाएगी और 8 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके 0। तो इसका मीन इसकी एसपी कितनी हो गई, टीवी की 8640, ठीक है, इसकी एसपी ये और इसकी एसपी ये। अब यहाँ पर ये पूछा है कि दोनों की आपको क्या फाइंड करना, होल ट्रांजेक्शन मतलब ओवरऑल डील पर उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ये तो यहाँ पर तो हमें अलग अलग पता लग रहा है कि यहाँ पर एक को तो लॉस हुआ है, एक में तो लॉस हुआ और एक में प्रॉफिट हुआ है, बट यहाँ पर होल ट्रांजेक्शन का मीन्स कि उसको सीपी, उसको वीसीआर और उसको टीवी दोनों पर मिलाकर कितना उसको प्रॉफिट या लॉस, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना नेक्स्ट है, ये मैं रब कर रही हूँ, नोट कर देना आप सब। यस अब नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर, इसे अब होल ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ पर दोनों की सीपी हमें क्या करनी पड़ेगी, 8 करनी पड़ेगी। तो सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी दोनों की कितनी थी, इसे दोनों की मिलाई कितनी थी, 8000 और 8000, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाई कितनी हो गई, 16, यहाँ पर दोनों की मिलाई कितनी हो गई, 16000 हो गई, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हमने दोनों की एसपी फाइंड की थी, एसपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी, ठीक है। तो वीसीआर की हमने कितनी की थी, यहाँ पर वीसीआर कितनी थी, कितनी थी यहाँ पर 7680, ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी 8640, 8640, क्लियर। ये दोनों की क्या आ गई, एसपी आ गई। तो इन दोनों को भी 8 कर दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0 का 0, ठीक है। और उसके बाद
8 और 4 12, 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 7 और 8 15, ठीक है, 15 और 16, तो ये कितने हो गए 16,320। इसका मीन दोनों की एसपी कितनी हो गई 16,320। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो होल ट्रांजेक्शन करना है, हमें होल ट्रांजेक्शन पे फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसकी सीपी तो 16,000 है दोनों की मिलाकर, और दोनों की एसपी कितनी हो गई 16,320। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बताया था ना प्रॉफिट में क्या होता है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो बस यही हमें चेक करना था कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, प्रॉफिट या गेन एक ही होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर देख लो, तो हम क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितनी दे रही 16,320 माइनस 16,000, तो अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 320, इसका मीन 320 का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया था। यहाँ पर प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट फाइंड किया है वो डिनोमीटर में क्या आएगा सीपी, कहा था मैंने आपको कि जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करो तो प्रॉफिट कितना है हमारे 320, अपॉन में सीपी कितनी है वही 16,000 है, और यहाँ पर आपके आ जाएगा इंटू 100, वही कट कर दो 20 से 20 कट, 0 से 0 यहाँ कट हो गया, और 16 के टेबल में 32 2 टाइम, तो इसका मीन्स उसको 2% क्या हुआ गेन हुआ, गेन या प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हो आप। तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 2%। क्लियर, तो ये क्वेश्चन पूरा आपके कंप्लीट। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर सेम 7 थे, देखना 7 का मिल्कमैन sold to his buffalo of 20,000, one he made his gain of the 5% and on the other loss of 10%, ओवरऑल गेन एंड लॉस। अब इसमें आपको ये जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आपको एसपी दे रखी है, तो और इसमें भी ओवरऑल गेन और लॉस फाइंड करना है। यहाँ पर हमें सीपी दे रखी तो हमने एसपी फाइंड करके उसको ओवरऑल बता दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर आपको एसपी दे रखी है और प्रॉफिट परसेंट ये दे रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे सीपी फाइंड करोगे, और सीपी फाइंड करके फिर वही दोनों को ऐड करके वो वाला फिर दोनों की सीपी फाइंड करना, दोनों की एसपी दे रखी है तो उसके हिसाब से दोनों को चेक करके आपको ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सीपी फाइंड करनी है, फॉर्मूला वहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीपी वाला मैंने आपको लिखवा दिया था, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ही करना है 7, ठीक है, मिल्कमैन वाला। तो फिर सेम ही है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 6 7 की कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो है उसका पार्ट 8 है। लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिक शुरू किया था, स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। तो प्लास्टिक के कंपोनेंट देखे थे कि प्लास्टिक को अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती। तो उसमें कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम थे, उसको मैंने अंडरलाइन करवाया था, अपने नोट्स बना दिए होंगे। आगे का पढ़ते हैं हम। 2 टाइप के प्लास्टिक होते हैं, यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। 2 नाम होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। क्या होते हैं दोनों टाइप के, आपने अगर पहले प्रीवियस क्लास में इसका बारे में नहीं स्टडी किया होगा, 8th में न्यू है ये। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या होता है। सेटिंग मैं आउटलाइन में बता देती हूँ, इसको आप मोल्डेड कर सकते हैं, दूसरे शेप में बना सकते हो। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो लास्ट रिसाइकल प्लास्टिक होता है, उसको आप वापस रिसाइकल करके कुछ और नई चीज़ उसका आप नहीं बना सकते। जैसे यहाँ थर्मोप्लास्टिक दे रखा है, सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। आप अंडरलाइन कर दो, ये इसकी डेफिनेशन है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो इजीली हीट करने के बाद सॉफ्टन हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट बन जाते हैं, और फिर उनको कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप, और फिर उसको नए शेप में हम देन बना सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक, और ये इसका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लास्टिक है उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसको नया बना सकते हैं और उसमें कुछ और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो कम से कम एनवायरनमेंट को थोड़े टाइम के लिए पॉल्यूट नहीं करेगा।
It means that this plastic can be made as granule and then heated and molded into new shape. मतलब वही इसको हीट करो, इसके सारे मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो वो लिक्विड शेप में आ जाएगा और उसके बाद ग्रेन्यूल्स को वापस ठंडा करके या जो भी डाउन टेम्परेचर पे उसको न्यू शेप में उसको कंटेनर में डाल दो, जिस कंटेनर में डालोगे वो वैसा न्यू शेप अराइज कर देगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आप नए शेप में बना सकते हो, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, पॉलीस्टेरीन, नायलॉन एंड टेरिलीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें आप फर्स्ट लाइन तो ये लिख दोगे, यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन, सॉफ्टन इजीली, हीटिंग, कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। ये लिखने के बाद आप एग्जाम्पल लिख देना सीधा, ये एक ही लाइन लिखना थर्मोप्लास्टिक में और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख देना ये सारे। उसके बाद शुरू होगा थर्मोसेटिंग, बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन, इसका उल्टा, इसको आप सॉफ्ट नहीं बना सकते कितना भी हीट कर दो। हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, हीट करने के बाद वापस इसको मेल्ट करने के बाद दूसरा शेप आप नहीं दे सकते। कैन नॉट बी रीशेप्ड, दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ मटेरियल्स होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्मोसेटिंग किसके एग्जाम्पल है, यानी थर्मोसेटिंग में कौन कौन से प्लास्टिक आते हैं जिनको हम रीमोल्ड वापस से नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे दे रखा है बेकेलाइट, सबसे फेमस एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये 4 एग्जाम्पल आपको कॉमनली अंडरलाइन करने हैं और क्लास खत्म होते ही आपको इसको नोट करना है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल लिख दे। थर्मोसेटिंग में मेन नाम तो याद रखो बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग होते हैं, उसके अलावा भी 2-3 है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैबिनेट ऑफ रेडियो, इन प्लास्टिक से क्या क्या बनाया जाता है और इनको वापस रिसाइकल हम नहीं कर सकते। जैसे कैबिनेट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट, टेलीफोन का जो सेट होता है वो भी पता है आपको, प्लास्टिक, लेकिन किस तरह के प्लास्टिक का बना होता है वो, थर्मोसेटिंग। फिर है वाटर टैंक, वाटर के जो टैंक बने होते हैं वो भी आपने देखा होगा। कुछ चीज़ें होती है प्लास्टिक की जिनको घर में जो वो लेने वाले आते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को, वो कुछ चीज़ों को तो लेते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को वो नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं ये किसी काम का नहीं है अब, तो वो जो होता है वो थर्मोसेटिंग होता है। वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विच, वो भी वापस रिसाइकल होकर दूसरा शेप नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिक स्विच, कप, प्लेट, डिनर सेट, ये सब किस तरह के, थर्मोसेटिंग एटसेट्रा। अ सिंपल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थर्मोप्लास्टिक एंड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज टू टच इट with a hot iron rod nail. If the plastic soften and melt, then it is a thermoplastic. एक छोटा सा ये टेस्ट बता रहा है कि आपको पता करना है कि हमारे घर में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो थर्मोप्लास्टिक है और कौन सा है जो थर्मोसेटिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी गर्म हीट या गर्म रॉड को आप टच करो तो जो प्लास्टिक मेल्ट होता है वो थर्मोप्लास्टिक है और जो मेल्ट नहीं हो रहा है तो वो थर्मोसेटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की हर चीज़ को मेल्ट करने बैठ जाओ वरना पेरेंट्स डांट लें। डू यू नो में दे रखा है यहाँ पर कुछ, यू ऑलरेडी नो दैट ऑल, आपको समझ में आ जाएगा वैसे कौन सी चीज़ थर्मोसेटिंग है और कौन सी थर्मोप्लास्टिक है। आपको देख के पता लगता है ना, हमारे जो डिनर सेट वगैरह प्लास्टिक के यूज़ होते हैं, फाइबर के दिखते हैं, आपको पता है उनको ज़्यादा गर्म करो तो वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, पर वो मेल्ट नहीं होंगे। इस एज कम्पेयर अगर आप किसी थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ दे रखी एक्टिविटी कि मोनोमर और पॉलीमर में कैसे डिफरेंस करोगे आप। मैं यहाँ सीधे ले लेती हूँ कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूज, जो काम की चीज़ें वो देख लेते हैं। ये भी आप रीड करोगे इसको तो आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में। यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूज। जो नोट्स बनाने हैं उसको मैं बता रही हूँ। अब पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, एक प्लास्टिक है। अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग सब कॉमनली एक साथ पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक सबसे पहले दिया है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन अब सबको नाम सुना है। इसमें होता क्या है, पॉली प्लस इथीन। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ये प्लास्टिक बनाने का प्रोसेस है, किस तरह से मोनोमर पॉलीमर को अरेंजमेंट करवाते हैं, लीनियर करवाते हैं या पैरेलल करवाते हैं। अब है पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गैस। तो आपको लिखना है, ये हेडिंग डालनी, कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। अब ये लिख दोगे, उसके बाद आप नंबर 1 डालोगे पॉलीथीन कैसे बनता है, तो पॉली प्लस इथीन। अब इसका वापस केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसको कैसी प्रोसेस से बनाते हैं, ये लाइन अंडरलाइन करो।
प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस। इथेन गैस के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, उसको करने से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ये जो इथेन गैस का फॉर्मूला है यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड, ये इक्वस नहीं है ना, इसको इजिकल टू नहीं बोलोगे आप, इसको बोलोगे डबल बॉन्ड CH2। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ है, इथेन गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट, इट इज एंड इज नॉट अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल। किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल जैसे एसिड, एल्कलाइज, फर्दर मोर और भी किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल से ये रिएक्ट या अटैक नहीं होते हैं। मिलता कहाँ से, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी है, इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट। आपको सिर्फ इतना लिख दो, पॉलीथीन क्या चीज़ है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस, बस, और इसका फॉर्मूला पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बाकी का यहाँ से देख लेना बुक में से, बुक तो साथ में रहती है। नॉट बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन जो होता है वो कभी भी एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं हो पाता। यूजेस क्या है किसके, पॉलीथीन के। पॉलीथीन के यूज़ क्या पढ़ोगे आप, फर्स्ट है यूज्ड फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडेसिव टेप्स एट्सेट्रा। वो जो सेलो टेप वगैरह आती है वो भी इससे बनती है। कैरी बैग्स तो आप यूज़ करते ही हो, बैन है हमारे कंट्री में फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं कैरी बैग्स का। तो वो कैरी बैग किससे बने होते हैं, पॉलीथीन का। क्यों बैन किए गए हैं, क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल को भी ख़राब करते हैं, वाटर को भी ख़राब करते हैं। यूज्ड एज एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन द आर्टिकल मेड फ्रॉम आयरन और कॉपर। आयरन और कॉपर की बनी हुई चीज़ें जो होती है उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। और ये कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि एंटी कोरोजन हो। एंटी कोरोजन यानी रस्टिंग ना लगे। आयरन और कॉपर के बने हुए मेटल पर कोटिंग करवाई जाती है ताकि उनमें रस्टिंग ना हो, जिसको बोलते हैं एंटी कोरोजन। तो वो कहाँ, वो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, पॉलीथीन का। अब है नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। वायर जो होते हैं उसके ऊपर भी प्लास्टिक का कवर होता है ताकि शॉक ना लगे, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है यूज्ड फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप एंड बॉटल। कप और बॉटल बनाने में भी पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक का काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम देख रखे हैं। कैरी बैग तो आपने देखा होगा, इंसुलेटेड वायर यानी वायर के ऊपर पूरा कोटिंग होता है, अंदर कॉपर का होता है, बाहर से प्लास्टिक या उसका कोटिंग होता है ताकि वो शॉक ना लगे। अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आप इसके यूजेस लिख के नोट्स कंप्लीट रखना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन सेकंड पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अपने पूरा लेसन कंप्लीट हो गया था। कुछ पार्ट इसमें बच गया था कि बस अब जो कंजर्व करते हैं उसकी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करती है, उसके बारे में अपने को पढ़ना था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। डू यू नाउ के यहाँ से क्या दे रखा है, नेशनल पार्क। क्या होते हैं नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और किसके लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ ए नेचुरल एरिया विच इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी हैविंग वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मैंने आप लोग को बार बार जब समझाया था तो बार बार ये बताया था कि अगर हम किसी भी, चाहे वाइल्ड लाइफ हो या नेचुरल वेजिटेशन, हम किसी को भी सेव करते हैं तो उसको सेव करने के लिए पीछे सिर्फ यही रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो हमारे यूजेबल है इसलिए हम उसको सेव कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके, उसका प्रॉफिट उनको भी मिले। हमने जो रिसोर्सेज पढ़े हैं, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें अगर हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अच्छा पानी पीने का जो हम लोगों को अवेलेबल हो रहा है, हो सकता है कि हमारे फ्यूचर जो जनरेशन आ रही है उसको वो चीज़ मिले कि नहीं मिले। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम उस चीज़ को क्या करें, कंजर्व करके रखें, यानी कि सुरक्षित करके रखें। तो यहाँ पर भी नेशनल पार्क जो स्थापित किए गए हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी हैविंग वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट दे रखा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब क्या होते हैं, जहाँ पर जीवों की विविधता होती है, यानी कि एक टाइप के एनिमल नहीं कह सकते अपन, और जिसमें नेचुरल वेजिटेशन भी होते हैं और वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, दोनों होते हैं, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ ए सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विच आर लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। अब ये देखो क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंगिंग नहीं होता, ग्लोबल एरिया इसका होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे स्थापित किए जाते हैं। इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन दे रखा है। ये किसके लिए होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप
बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। जैसे 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 अपना डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने क्या आती है कि हम लोग उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितनी मात्रा में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो उत्पादन है उसमें कटौती हो रही है या फिर हो सकता है कि उसकी रेट बहुत बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों को नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अलग अलग जो इनको स्थापित करते हैं, तो हमको भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने में हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस देख के आ गए, घूम के आ गए, एंजॉय कर लिया और काम वहाँ पर ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फर्स्ट दे रखा है साइट्स, इसकी फुल फॉर्म देखो, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसेस ऑफ विथ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, देख रखा है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एंडेंजर्ड, मैंने बार बार इसका मीनिंग बताया, संकटग्रस्त या लुप्त प्राय जो जनजातियाँ होती, स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब अलग अलग प्रजातियाँ, ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, यानी कि इसमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों आ जाएंगे आपके। इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। देखो क्या दे रखा है, हमारी सरकार का, किसी भी सरकार का और अलग अलग देशों के साथ ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट साइन करते हैं ना अपन किसी चीज़ का, यानी कि दोनों के बीच का जो कार्य होता है। तो ये इंटरनेशनल जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों की सरकार के साथ क्या करती है, एग्रीमेंट करती है। इट्स मेन एम, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेशन देयर सर्वाइवल। अब इनका मेन उद्देश्य यह है कि सरकार को ये बताना है कि जिन एनिमल्स और प्लांट्स का वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ख़त्म होने के कगार पर नहीं, यानी कि वो ऐसी प्रजातियों का यूज़ कर रहे हैं जो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जो लुप्त प्राय नहीं होने वाली है, जो संकटग्रस्त नहीं है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या हो गया, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट क्रिएशन देयर सर्वाइवल। आपको यहाँ से मेन ये लाइन इसमें लर्न करनी है कि साइट्स का जो मेन एम है वो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट क्रिएशन देयर सर्वाइवल। अब आप जब नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको साइट्स और उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। पीछे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आए तो भी आपको पता रहना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट दे रखा है द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसके भी आप नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म लिखोगे। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखो क्या दे रखा है, ये जो इंटरनेशनल संस्था है नॉन गवर्नमेंटल है, यानी कि वो तो सरकारी संस्था थी, और ये क्या है, गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर वेरियस इश्यूज। अब कौन कौन से इशू पर, यानी कि कौन कौन से मैटर्स पर ये काम करती है, कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अंडरलाइन कर देना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि WWF क्या काम करता है तो यहाँ पर क्या आएगा, कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशंस। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 लाख सपोर्टर। क्या दे रखा है, यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कितने सपोर्टर है, 50 लाख सपोर्टर है। 50 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड वाइड वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज, और इसके साथ कितनी 100 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ में काम कर रही है। तो ये तो हो गया नॉन गवर्नमेंट और ये हो गया गवर्नमेंटल। यहाँ पर अपना ये पूरा लेसन फिनिश हो जाता है। अब इसमें भी क्विज टाइम दे रखा है आपको। देखो क्या दे रखा है, नेम द 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन के, ये आपको करना है नोटबुक के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द सीजन व्हेन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज। 2 टाइप्स की फॉरेस्ट दे रखे थे आपको, जिसमें मैंने डिफरेंस भी बताए थे, वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। नेम एनी 2 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब देखो आपकी बुक में कहीं पर भी अपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम नहीं आए, लेकिन जैसे ही लेसन फिनिश हो रहा है तो उसके पीछे 2 मैप दे रखे हैं आपको। वो दोनों मैप किसके, एक नेशनल पार्क्स का, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। तो आप उसमें से नाम सर्च करके 2 नेम यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद रही अपने क्वेश्चन आंसर्स की बात, तो क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करनी ही है। आपको भी एक ही नोटबुक बनानी है जिसमें आप 3 पार्ट कर देना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। और उसमें नोटबुक में जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर आपको बुक में फिलअप करने हैं, और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो दे रखे वो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पौधे और जंतु का संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षित किस प्रकार रखा जा सके उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था वनोन्मूलन के कारण भी पढ़े थे। वनोन्मूलन के कारण कौन कौन से थे, उनके क्या परिणाम निकले थे। फिर हमने देखा था मृदा का अपरदन। अगर मृदा का अपरदन होता रहेगा तो धीरे धीरे निचली परत जो आती है, कंकर पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें, यानी कि उसका मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ठीक है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है वह जल का अवशोषण करती है। जो जल का अवशोषण करती है जिससे भौम जल स्तर बढ़ता है, जिसका उपयोग हम हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि के अंदर करते हैं। तो ये जल धारण क्षमता में भी उसके कमी हो जाएगी, तो ये मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। अब बाढ़ कैसे आएगी? जैसे आप सिटी में देखते हो सारी सड़कें पक्की होती है, सीमेंटेड होती है, डंबर की होती है। तो ये जो पक्की सड़कें होती है, जब पानी आता है तो क्या होता है, वहाँ पानी भर जाता है। ठीक है ना। अगर खेतों में या खाली मिट्टी में अगर पानी डालते हैं तो मिट्टी क्या करती है, उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये बाढ़ का भी एक कारण हो जाता है। अच्छा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण, अब अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व गठन आदि में भी मृदा के कारण को प्रभावित करते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, उससे हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते, जैसे औषधियाँ, खाने के लिए खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियाँ आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं वनों से हमें बहुत सारे लाभ है। आगे देखिए, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन और वन्य प्राणी, वन का मतलब जंगल, पेड़ पौधे। वन्य प्राणी यानी कि उनके अंदर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षित। अब पौधों और जंतु को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए, तो वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली और बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए। उन्होंने पूछा वन और वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सके। जो पहेली और बूझो थे वो चिंतित हो गए, अब हम इन वन को या जीव जंतु को हम किस प्रकार बचावें। तो वह प्रोफेसर अहमद के पास में गए। प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, देखिए, प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो एवं अन्य सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। यानी कि उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया कि वह जावे जंगल में, वन में, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। एक क्षेत्र है जैव मंडल, पंचमढ़ी जैव मंडल, ठीक है ना। तो उस स्थान को चुना। वे जानना चाहते कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय और श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की वे जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन के कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र के बच्चों का मार्ग निर्देशन के लिए अनुरोध किया। यानी कि वहाँ पर जो व्यक्ति था माधव जी, उन्होंने उनको बोला कि हम घूमना चाहते हैं, आप हमें गाइड करो ताकि बच्चे इधर उधर कहीं घूम नहीं जावे। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब देखिए, जैव मंडल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते अथवा जो जीवन यापन के लिए योग्य है। जैव मंडल यानी कि जिसके अंदर सजीव पाए जाते हैं, जो जीवन यापन के लिए योग्य। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो आप ये जो परिभाषा है अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके इसको याद कर लेना। आगे देखिए, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी हैं जो वन्य जीव जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। यह सिर्फ हमारा ही कर्तव्य नहीं कि हम पौधों और जीव जंतु को बचावें, ये सरकार की कुछ एजेंसियां भी हैं जो इन वन्य जीवों की संरक्षण का कार्य करती है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम और विधियों और नीतियां बनाती है। तो सरकार क्या करती है, कुछ नियम
जैसे कौन कौन से नियम हैं? वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, सुरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतु के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं। यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतु के लिए एक ऐसा स्थान चुनना जहां पर वह सुरक्षित हो, उनकी देखभाल आराम से कर सकते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। यानी कि ये जो क्षेत्र बना रखे हैं पौधों और जंतु के सुरक्षित रखने के लिए, तो उन पर वहाँ पर कुछ नियम बनाए। अब वो नियम क्या है यह देखिए कि वहाँ पर आप वृक्षारोपण नहीं कर सकते, आप खेती नहीं कर सकते, आप चारागाह नहीं कर सकते, वृक्षों की कटाई भी नहीं कर सकते, शिकार आदि वहाँ पर नहीं कर सकते। इन सब पर पाबंदी रहती है इन स्थानों पर। अब ये स्थान कौन कौन से देखिए? वन्य जीव अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते। वन्य जीव यानी कि वनों जो वन के अंदर रहने वाले जीव है, अब वो स्थान हमने चुन लिया है जहां पर उन जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, तो यहाँ पर उनकी पूरी देखभाल की जाती है। कौन सी जगह है? वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए आगे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्थान पर वह स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं आराम से। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर भी पेड़ पौधों की देखभाल की जाती। अच्छा, वहाँ पर जो आदिवासी है उनको रहने का स्थान दिया गया है। तो आज आप जो हमने लेसन पढ़े हैं उनके कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ परिभाषाएं आती है, तो वह परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें और उनको याद कर लेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपन ने कल प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहला और दूसरा अपन ने हल किया था, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, जिसको अपन हल करते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? x बराबर 11/15 पहला सवाल, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि माइनस -x बराबर x, ये सिद्ध करना है। ये LHS और ये RHS यानी राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेके चलो इसका आंसर और फिर इसको लेके चलो इसका आंसर, दोनों का आंसर बराबर है। इसका मतलब अपना वो आंसर सिद्ध हो गया। देखो इसके अंदर सवाल नंबर में दूसरा बता रहा हूँ। सवाल नंबर दूसरा क्या है? x की जगह आपको क्या रखना है? -13/17। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है, दूसरा मैं बता रहा हूँ। x की जगह आपको क्या रखना? -13/17। देखो मैं LHS लेके चलता हूँ, फिर आपको RHS बताऊंगा कैसे होगा। पहले मैं बता रहा हूँ LHS यानी लेफ्ट हैंड राइट। LHS क्या है? -x। अब देखो मैं लेके चल रहा हूँ, ये तो हो गया सूत्र का माइनस, हो गया ये ब्रैकेट सूत्र का, ये वापस सूत्र का माइनस हो गया। अब x की जगह क्या रखना है? देखो यहाँ -13/17, यहाँ माइनस ऐसे नहीं रखना, -13/17 ऐसे नहीं रखना है, इसको आपको कोष्टक में, छोटे कोष्टक में रखना है। ठीक है, और एक कोष्टक बनो। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, ये माइनस का माइनस, बड़ा कोष्टक वापस, फिर इसको खोलो, माइनस बाहर है, अंदर में क्या है? माइनस है, दोनों की कुछ नहीं है, क्या है? गुणा। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस के 13/17। ठीक है, यहाँ 13/17 प्लस के प्लस का गुणा माइनस से गुणा क्या आएगा? -13/17। ये क्या हो गया आपका? LHS। अब देखो मैं RHS कर रहा हूँ, इसी का RHS। देखो यहाँ आपको x बराबर सिद्ध करना है, x की जगह क्या रखना है? x रखना है, x की जगह मान लो x बराबर x ही है, यहाँ पे x ही है, x की जगह क्या रख रहा हूँ? -13/17 तो डायरेक्ट ये आ गया -13/17। अब देखो यहाँ LHS मैंने
क्या आया माइनस 13/17, RHS मेरा डायरेक्ट माइनस 13/17 आंसर डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी हो गया। क्या लिखूंगा LHS बराबर RHS, ठीक है। इसी प्रकार ये सिद्ध हो गया। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं का गुणात्मक तत्सम निकालिए। निम्न संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणात्मक तत्सम, ध्यान से लिखना। सवाल नंबर 4 देखो इधर, पहला फोर्थ का -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोची प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह चेंज, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको उल्टा करना। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक। यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ, 1/13 या -1/13। चिन्ह ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको उल्टा कर देना, ठीक है। अगर -1/13 भी रहेंगे, 1/-13 भी रहेंगे, यूँ ही रहेंगे। -1/13 भी रहेंगे, 1/-13 भी रहेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे दोनों रहेंगे। उसी प्रकार -13/19 का क्या हो जाएगा, 19/13, ठीक है, घबराना नहीं है। तीसरा देखो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 5/1। 5/1 का मतलब क्या होता है, यानी 1 का भाग में क्या आएगा, 5 ही आएगा, यानी 1/5 का क्या हो जाएगा 5/1, और 5/1 में 1 का मैं 5 में भाग होगा तो क्या आता है 5। इसका आंसर क्या आ रहा है 5, ठीक है। इसके अंदर तो चिन्ह वगैरह चेंज नहीं होगा, इसके अंदर खाली सवाल को उल्टा कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 देखो। चौथा -5/8 इंटू -3/7, ठीक है। इसको हल कर दो, पहले इसको हल करना है, इसको डायरेक्ट नहीं करना है, दोनों को डायरेक्ट उल्टे नहीं करने जाते, ऐसा नहीं, पहले इसको हल करो फिर उल्टा करो, ठीक है। इधर देखो, इसको हल करवाओ, माइनस बीच में घोड़े का निशान है और मैंने घोड़े का निशान लगाया, इसका मतलब क्या करना, ऊपर पूरा गुणा, नीचे नीचे का गुणा। -5 का पूरा -3 से करेंगे प्लस के 15, 8 के 15 और 8 7 56, क्या आ गया 15/56। देखो इधर 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56/15, याद करना, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, बात एक ही। आपको सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, व्युत्क्रम पूछ रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहे हैं या योज्य प्रतिलोम पूछ रहे हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही है, काम को तो सुन लेना, चाहे मैं व्युत्क्रम करो चाहे मैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम करो, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 लीजिए। सवाल नंबर 6 देख लीजिए, कुछ भी नहीं, -1 है, छठे में क्या करना है, 5 आपको करना है, छठा देखो -1 का क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 1, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, -1 का क्या हो जाएगा -1। देखो इधर 1/-1 और -1 का किसी से में भाग करते -1 ही आएगा, देखो -1 का 1 में भाग देते क्या आएगा -1, यानी ऐसी संख्या जिसका गुणात्मक प्रतिलोम समान होता है, एक तो होता है प्लस का 1 और एक क्या होता है माइनस का 1, यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम करो तो प्लस का 1 ही आएगा, और माइनस वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम करो तो माइनस वाली संख्या आएगा, ठीक है। जैसे -1 का -1 आएगा, +1 का +1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 देख लीजिए एक और, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, गुणधर्म लगाने, कहाँ कैसा कैसा गुणधर्म लगता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग
किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। सवाल नंबर 5 का पहला, आपको गुणधर्म के नाम बताने -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर -4/5 ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर देखना। अब आपको पता होना चाहिए कि गणित के अंदर ये वास्तव में अगर यहाँ पे ये नहीं होता बराबर -4/5 तो क्या लिखा a × b बराबर b × a, क्रम नियमितता नियम गुणन के लिए, परंतु यहाँ पे आपको देखा देखो -4/5 × a बराबर 1 × -4/5, फिर दोनों को वापस रख के क्या है -4/5। तो आपको मैंने बताया था किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो एक आपका क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्सम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको गुणात्मक तत्सम। तो यहाँ पे आप लिखोगे गुणन के लिए गुणात्मक तत्सम। कौन सा नियम है आपके यहाँ पे, गुणात्मक तत्सम। नाम सुनना, नाम को प्रति को मतलब है गुणात्मक तत्सम। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, एक गुणात्मक तत्सम कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा देखो 13/17 × -2/7 बराबर -2/7 × 13/17। देखो a × b बराबर b × a। दूसरा जो है इसके अंदर आपका कौन सा नियम लगेगा, a × b बराबर b × a। तो कौन सा गुणन पर हो रहा है, तो गुणन पर कौन सा नियम है, क्रम विनिमयता नियम। दो संख्या है तो क्या आ जाएगा, क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम लिख देना। ठीक है, आपकी कॉपी में उतार देना। उसके बाद तीसरा देखो इसके अंदर 19/29 लास्ट देख लीजिए, 19/29 इंटू -19/19 बराबर 1। किसी भी परिमेय संख्या को उसके विक्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा है, विक्रम नियम है। किसी भी परिमेय संख्या को उसके विक्रम से गुणा करना है तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। विक्रम नियम या गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा करके गुणा कर रहे हैं तो गुणात्मक क्या हो गया, प्रतिलोम। तो उल्टा कैसे हो रहा है, इसको 19/29 से उसका गुणा क्या कर रहे हैं, 29/-19 से कर रहे हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो भी अपना आंसर यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार अपना सवाल नंबर 5 यही पे खत्म होता है। आगे करेंगे अपना सवाल नंबर 6, 7, 8 देखेंगे। और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जो सवाल में हल कर रहा हूँ, तो आप रोज के रोज रिपीट करते रहना और रोज के रोज हल करते रहना। ऐसा नहीं कि आज मैं बता रहा हूँ आज हल नहीं करो, ऐसा नहीं। प्रश्नावली के बारे में जो भी बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ, वो रोज के रोज आप करना। आपको समझ में भी आएगा, नहीं समझ आएगा आप वीडियो के द्वारा, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हो ग्रुप में कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम हो रही, सवाल लिख के भेजो, उसका आंसर नहीं भेजना, रिटर्न आपको बताऊंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपने लेसन फर्स्ट चल रहा था, कब कैसे और कहाँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अवधियाँ अपन कैसे तय करते हैं, है ना। तो आपने वैसे नोट कर लिया होगा 1817 के अंदर स्कॉटिश जो थे, यानी कि स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के जो दार्शनिक थे जेम्स मिल, उन्होंने अपने भारत की एक पुस्तक लिखी थी, ब्रिटिश भारत का इतिहास, है ना। उस पुस्तक के बारे में नाम आप नोट कर लिया होगा आपने। अब अपना आगे का आता है औपनिवेशिक क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको औपनिवेशिक के बारे में थोड़ा तो मैंने पहले भी बताया था और मैंने कल भी बताया था, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, जैसे कि शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है, किसी कमजोर राष्ट्र के ऊपर या किसी अन्य राष्ट्र पर आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो उस अधिकार में आए हुए राष्ट्र क्या कहलाता है, उस राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। जैसे कि ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपनी कंपनियों को लाते हैं, फिर है ना छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं उनको अपने में मिला देते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे राष्ट्र पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो वो कहलाता है उपनिवेश कहलाता है।
इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। जैसे कि अंग्रेजों ने अपने ऊपर अधिकार कर लिया था, हमको क्या कर लिया था, उन्होंने अधीन कर लिया था। तो हमारा भारत अंग्रेजों का क्या हो गया था, यानी कि ब्रिटिश का क्या हो गया था, उपनिवेश कहलाया। हमारा देश उनके लिए उपनिवेश कहलाया था, है ना। उन्होंने हमको अधीन बना दिया था। देखिए अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने किस प्रकार से उनको दबा करके राजाओं को किस प्रकार से उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अब देखिए इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले ये आए थे क्या, व्यापार करने के हिसाब से। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, व्यापार करने के लिए। इन्होंने आते आते सन 1701 के आसपास इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी उन्होंने, यानी कि अपनी एक कंपनी को स्थापित किया था, जिसके मध्य वो व्यापार करके के फिर अपने देश में चले जाने के हिसाब से। परंतु इन्होंने धीरे धीरे अंदर ही अंदर इन्होंने क्या करा, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो मुस्लिम शासक वगैरह थे, उनको आपस में लड़ा करके या फिर उन्होंने धीरे धीरे उन सबको युद्ध करके उनको बंदूक की नोक पर है उन सबको अपने अधीन कर लिया, यानी कि अपने अंदर मिला लिया। जिससे क्या होगा, ज्यादातर क्षेत्र अंग्रेजों के अंदर चला गया और उन्होंने अपने को अधीन बना दिया था। देखिए इन्होंने, आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अब इन्होंने राजा महाराजाओं को क्या करा, लड़ झगड़ के उनको है ना अपनी सत्ता में उन्होंने मिला लिया। अब उन्होंने क्या करा, प्रत्यक्ष लूट मार गुजारी है, जैसे एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति है, संपत्ति का निकास है, कानून बनाकर है, औद्योगिकरण के विरुद्ध है। इन सब नीतियों को अपना करके इन्होंने क्या करा, अपने अर्थव्यवस्था को इन्होंने कमजोर कर दिया था। जैसे कि ये प्रत्यक्ष लूट मार करते थे। प्रत्यक्ष लूट मार का मतलब क्या है कि जैसे किसानों से ये क्या करते थे कि उनसे माल तो ले लेते थे, परंतु उनको उस मेहनताना उनका जो पारिश्रमिक होता था वो उनको इतना नहीं मिलता था, उस माल का जो पैसा होता था उनको नहीं मिलता था। जैसे कि वो 1/4 भाग उनको देते थे, माल का 1/4 भाग पैसा जो होता था वो उनको देते थे। जैसे कि 1 रुपए का माल है तो उनको किसानों को 25 पैसे मात्र देते थे, बाकी की 3 गुना वो जो होते थे उनके मुनाफा उनके पास रहता था। उसी प्रकार से ये क्या करते थे कि वापस उस माल का जो सेल करते थे, उनको जो बेचते थे, है ना, वो 1 रुपए की चीज को वो क्या करते थे 5 रुपए के अंदर बेचते थे, यानी कि 1 का 4 गुना वो पैसा कमाते थे। इस प्रकार से वो अपनी अर्थव्यवस्था थी उनको उन्होंने हिला दिया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करते थे, यानी कि अपना सारा खर्चा जो निकलता था वो भारतीयों के ऊपर से निकलता था। जैसे कि यहाँ तक था कि वो जैसे कि उनके देश से जहाज के अंदर आ रहे तो उस जहाज का खर्चा भी वो क्या करते थे, भारतीयों से वसूल किया करते थे। ये मीर कासिम जो था, उन्होंने तो कंपनी के गवर्नर जनरल को पत्र लिख करके भेजा था सन 1962 के अंदर, सॉरी 1762 के अंदर उन्होंने ये पत्र लिख करके भेजा था कि इस प्रकार से लूटमारी कर रहे हैं तो इसको रोका जाए। इसके लिए उन्होंने विरोध भी किया था। संपत्ति का निकास क्या करते थे, भारत की जो संपत्ति थी धीरे धीरे ये बाहर निकाल करते अपने देश में पहुंचाए थे। उस समय भी थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया था। उसी प्रकार से देखिए उन्होंने अपनी जरूरतों को उन्होंने सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की इन्होंने खेती कराई थी। अब देखिए सन 1717 के अंदर इन्होंने देखो अपने देश में कैसे आए। सन 1717 के अंदर अंग्रेज ये मुस्लिम शासक था फर्रुख सिंह। अब उन्होंने क्या करा, धीरे से इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। कंपनी स्थापित करने के पश्चात जो ये शासक जो था इसने वहां पर कह दिया कि तुम है ना मेरे राज्य में, यानी कि सालाना मेरे राज्य को क्या करोगे, 3000 रुपये मेरे राज्य को दोगे और बदले में तुम भारत के किसी भी हिस्से में अपना व्यापार कर सकते हो। इस चीज का भी उन्होंने क्या करा, फायदा उठाया और उन्होंने क्या छोटी मोटी जो भारतीय की इनकी जो कंपनियां हुआ करती थी, इन्होंने क्या करा, उनको हटा के अपने बंदूक की नोक पर हटा के इन्होंने अपने अंदर लेना शुरू कर दिया था। तो वो छोटी छोटी कंपनियां जो थी वो हटने लग गई थी और इन्होंने अपने अंदर मिला लिया था। तो उसी प्रकार से इन्होंने राजा महाराजाओं के साथ भी किया। राजा महाराजाओं को हटाते गए तो ये क्या हुआ, वो भी इनके अंदर मिल गए थे, तो इन्होंने अपना अधिकार अपना जमा लिया था। सारी कोशिशों के कारण बदलाव आया है। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। जैसे कि रीति रिवाज, अब रीति रिवाज में क्या है, उनके रिवाज जो थे वो अपन अपनाने लगे थे। उनके जैसा खान पान है वो भी अपने यहाँ पे प्रचलित हो गया था। उसी प्रकार से उनके द्वारा जो दिए गए जैसे वस्त्र है, कपड़े, जैसे कि पहले जो लोग
थे वो क्या करते थे, जब्बे कुर्ते पहनते थे, धोती कुर्ते पहनते थे। बाद में जब ये लोग जब आए थे तो इनका पहनावा भी अपन ने स्वीकार कर लिया था, जैसे कि पैंट शर्ट पहनते थे, अपन भी पैंट शर्ट पहनने लगे थे ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये पश्चिम से आई है। उसी प्रकार से जैसे कि उनके तौर तरीके, जैसे हम कुछ भी जैसे हम बातें भी करते हैं है ना, अपन आपस में बात भी करते हैं तो क्या करते हैं अपन बीच बीच में अपन इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के शब्द क्या है अपन बोलते हैं। तो वो क्या, वो तौर तरीके कहाँ से आए, वहीं से आए, पश्चिम से आए हुए। उसी प्रकार से जैसे कि पसंद और नापसंद, पसंद और ना, उनके यहाँ से अब चाय कहाँ से आई थी, चाय पहले कहाँ थी, चाइना में पी जाती थी। धीरे धीरे अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने यहाँ पर भी इसका प्रचलन चालू कर दिया, जिससे लोग क्या हो गए, चाय पीने लग गए हैं। उसी प्रकार से जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूहों में एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते रहे, इसलिए इस किताब को यानी अतीतों पर केंद्रित ये दिया गया, ये नाम दिया गया। अब आप अपनी सिंपल सी भाषा में औपनिवेशीकरण का मतलब समझ लेना कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र है किसी कमजोर राष्ट्र पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से ना उस पर अधिकार कर लेता है या उसको सत्ता में ले लेता है ना, वो उस समय उपनिवेश कहलाता है। यानी कि जिस देश पर उन्होंने नियंत्रण किया है तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है और ये उपनिवेशीकरण कहलाता है। इसके बारे में अपन पढ़ लिया है। अब जैसे आप कुछ उपनिवेश का तो जैसे आपने लिख लिया होगा पहले भी, पर फिर भी आप ले लेना। उपनिवेशी, प्रश्न नंबर 1 लिख लो, औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। और ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा और कल अपन वापस लेंगे कि हम किस तरह से जानते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, यानी कि उस समय का जो प्रशासन जो था वो अभिलेख किस प्रकार से तैयार करता था उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो अपन पीछे वाला जो मैंने आज पढ़ा दिया है उसकी भी आप एक बार रीडिंग कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरी बात है कि जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ को अपन कल पढ़ेंगे तो आपको उसकी भी रीडिंग लगानी है ताकि जिससे आपको समझ में आ जाए। और जो भी चीज़ हम मुख्य बिंदु के रूप में आपको देते हैं, अध्ययन बिंदु के रूप में, उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।